नमस्कार दोस्तों इंडोनेशिया के कई शहरों में इस समय मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट खबर यह भी आई कि यहां पर एक रीजनल पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आग लगा दी गई और उस बिल्डिंग के अंदर कई लोग फंसे रह गए। कम से कम 3 लोगों की मृत्यु हुई। आप देख सकते हो ये खबर, इंडोनेशिया प्रोटेस्ट सर्ज ओवरनाइट लिविंग एटलीस्ट 3 डेड। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि अचानक से इंडोनेशिया में क्या हो गया, वहां से क्यों यहां पर खबरें आ रही हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं। यहां पर एक ड्राइवर को भी मार दिया गया, कुचल दिया गया गाड़ी के नीचे। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल लास्ट डेट है एंड ऑफ सीजन सेल का। मतलब अगर आप स्टडी आईक्यू पर कोई भी बैच कोर्स देना चाहते हैं, स्पेशली हमारे 3 नए बैचेस आज से स्टार्ट हो रहे हैं 2026, 27 और 28 के लिए। किसी भी साल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एक काम कर सकते हैं, इस फोन नंबर पर दिया है, आप इस पर कॉल करिए। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। बाकी सभी कोर्सेज के लिंक कमेंट सेक्शन में, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इंडोनेशिया में अभी चल क्या रहा है, इसके पीछे आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा था। देखिए इंडोनेशिया आप सब जानते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और इकोनॉमी है, और यहां पर पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक टेंशन चल रहा था। स्पेशली 2025 में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप से गुजर रहे थे लोग, और इसी के पीछे आप देखिए तो बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। पहला है इकोनॉमिक स्लोडाउन, मतलब इंडोनेशिया में जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉस है वो काफ़ी हो रहा है, एक्सपोर्ट कमज़ोर हो गए हैं, इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सब की वजह से लोगों को काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। दूसरा है ऑस्टेरिटी मेजर्स। इसका मतलब होता है कि सरकार अपना बजट कट कर रही है, स्पेशली एजुकेशन में, हेल्थ में, सब्सिडीज में। सरकार जो पहले पैसा खर्चा करती थी उसको कम कर रही है। फिर है आपका इनइक्वालिटी तेजी से राइज हो रहा है इंडोनेशिया के अंदर, मतलब जो पॉलिटिकल एलीट हैं और जो ऑर्डिनरी वर्कर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ मिलिट्री इन्फ्लुएंस का भी चक्कर बताया जा रहा है। एक्चुअली अगर आप देखोगे इस समय प्रेसिडेंट जो है इंडोनेशिया के, प्रबोवो सुबियांटो, वो बेसिकली पहले जनरल थे, तो उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस किए जा रहे हैं, अथॉरिटेरियन जो टेंडेंसीज है इंडोनेशिया के अंदर वो वापस आ रही है। तो इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और ये वॉलेटाइल एनवायरनमेंट पिछले काफ़ी समय से बन रहा था। और देखिए यही होता है कि ऑलरेडी अगर मान लो कहीं पर पेट्रोल डाला हुआ है, बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है आग पकड़ने के लिए, तो ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा इशू से झेल रहे थे। यहाँ पर कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ गए जिसकी वजह से ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ उसका इमीडिएट ट्रिगर क्या है। मतलब ये सारे इश्यूज तो पिछले कुछ महीनों से लगातार चल ही रहे थे, लेकिन अभी एग्जैक्टली हुआ क्या? एक्चुअली हुआ क्या है कि वहाँ के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर उनकी संख्या 580 के आसपास है। तो उनको बताया जा रहा है यहाँ पर हाउसिंग अलाउंस बढ़ाया गया है। बोला ये जा रहा है कि 50 मिलियन रुपया, वहाँ की जो करेंसी है, वो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जा रहा है। मतलब हर महीने $3000 ये वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलेगा। और ये आप समझिए जकार्ता का जो मिनिमम वेज है उससे 10 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर जो रूरल प्रोविंसेस में जो वेजेस होते हैं उससे 20 गुना ये ज़्यादा है। तो ऑर्डिनरी जो इंडोनेशियंस हैं वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से, हायर टैक्सेस से गुजर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, और जब यहाँ पर पता चलता है कि जो पॉलिटिकल एलीट हैं उनमें करप्शन बढ़ रहा है, उनके लिए अलाउंसेस यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं, लग्जरी फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से लोगों में अचानक काफ़ी नाराज़गी आ गई, और इसीलिए लोग सड़कों पर उतरना स्टार्ट किए कि यहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स बहुत सारे इशू से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको लग्जरी चाहिए। तो ये एक इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। फिर दूसरा एक और मेन कारण मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका डेथ ऑफ अ कोरियर गाय। मतलब बेसिकली एक 21 साल का जो डिलीवरी वाले ड्राइवर होते हैं ना, जैसे भारत में आपने देखा होगा स्विगी, इंस्टामार्ट, तो ये सब जो है आपके जो ड्राइवर हैं, तो उसमें 21 साल का जो लड़का है वहाँ पर अफान कुरिनावा, तो उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। कैसे? पुलिस का जो आर्मर्ड व्हीकल है उसके नीचे उसको कुचल दिया जाता है, पुलिस के गाड़ी के नीचे वो आ जाता है और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। और जैसे ही उसका पिक्चर और वीडियो एकदम रैपिड तरीके से फैला इंडोनेशिया में, टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर के थ्रू, तो यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी आई। लोग उसके साथ जो यूथ की हत्या हुई थी, 21 साल का जो लड़का था उसकी मृत्यु हुई, तो लोग उससे कनेक्ट करने लग गए कि वो पे उसको कम मिलता था, उसकी जॉब इनसिक्योर थी, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी, और इस माहौल में उसकी मृत्यु हो जाना। तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोटेस्ट है वो एलीट अलाउंसेस से, मतलब यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, ये जो हाउसिंग अलाउंसेस बढ़ाया गया है, तो ये पूरा शिफ्ट होके एंटी गवर्नमेंट और एंटी पुलिस मूवमेंट में टर्न हो गया। तो ये एक इमीडिएट कारण रहा जिसकी वजह से
इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, इकोनॉमिक हार्डशिप, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडोनेशिया के अंदर, फूड, फ्यूल, ये सब कुछ बढ़ रहा है। कुछ रीजन्स में तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, सेंट्रल जावा में जो प्रॉपर्टी के टैक्सेस हैं 250% बढ़ा दिए गए। जॉब इनसिक्योरिटी हो रही है, मिडिल क्लास जो जॉब्स हैं वो लूज कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, और जो वर्कर्स की सैलरी है मैन्युफैक्चरिंग में और गिग सेक्टर में वो स्टॉल्ड है, पिछले कई समय से वो वहीं पर रुकी हुई है। तो इन्फ्लेशन से वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोटेस्टर्स कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है उनका पर्सनल, उससे वो कनेक्ट कर रहे हैं कि सरकार इसको लेकर कुछ कर नहीं रही है। फिर नेक्स्ट है आपको मैं बता दूं, इसी साल फरवरी के महीने में जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था, इंडोनेशिया गैलप करके। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, जो इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर आए थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो एजुकेशन में बजट है वो यहाँ पर सरकार कट कर रही है, मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जा रहे हैं सिविलियन गवर्नमेंट रोल्स के तौर पर। तो ये प्रोटेस्ट में अगेन जो प्रोटेस्ट किए थे 2025 के फरवरी के महीने में स्टूडेंट्स, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि उस समय इस प्रोटेस्ट को दबा दिया गया था। लेकिन अब उनको भी ये मौका मिल गया कि हाँ, हम सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं। और देखिए क्या है ना कि जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो सोशल मीडिया पर कई डिसइंफॉर्मेशन भी फैलता है। लोग बढ़ चढ़कर चीज़ों को बताते भी हैं कि ये करप्शन हो रहा है, भले ही शायद वो उतना हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, पता नहीं, लेकिन ग्राफिक वीडियोज़ रिलीज़ किए जा रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन हो रहा है, यूथ लगातार सड़कों पर जुड़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट सरकार जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को आरोप लगा रही है, जो टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर हैं, कि यहाँ पर वो इन सब चीज़ों को, डिसइंफॉर्मेशन को रोक नहीं रहे हैं। और सरकार ने धमकी भी दी है कि हम आपको सस्पेंड भी कर सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं। खैर, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो, जो प्रोटेस्ट आपका बढ़ रहा था, अभी पिछले 1-2 दिनों से और तेज़ी से बढ़ गया है। जकार्ता के अंदर, बांडुंग के अंदर, सुराबिया हो गया, कई सारे शहरों में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स वो आपकी सड़क पर आ रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है वो टीयर गैस, वाटर कैनन्स और का इस्तेमाल कर रही है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन एक भयानक हादसा आज ही देखने को मिला, जो है आप देख सकते हो, इंडोनेशिया के अंदर वहाँ की एक रीजनल जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको आग लगा दिया जाता है। ये पार्लियामेंट बिल्डिंग आप देख सकते हो, और उसके अंदर बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए थे, जिसकी वजह से कम 3 लोगों की जानें चली गई। तो ये प्रोटेस्टर्स ने बेसिकली आग लगा दिया था इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को। एक रीजनल पार्लियामेंट बिल्डिंग होगा वहाँ पर, जैसे भारत में अलग अलग राज्यों के अंदर भी तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, तो वही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको लेकर सरकार का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? जो प्रेसिडेंट हैं प्रबावो सुबियांतो, तो उन्होंने कहा है कि हमें शांति बनाकर रखनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है कि पुलिस के नीचे, जो गाड़ी के नीचे जो डिलीवरी पर्सन की मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी किया और कंडेम किया कि देखो, फोर्स, हम एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, लोगों को भी थोड़ा सा काम रहना चाहिए। देखो, पुलिस का ये कहना है कि देखो हाँ, ये बात सही है कि इंसिडेंट में जो आर्मर्ड व्हीकल था उसके नीचे वो जो 21 साल का लड़का है उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन ये अनइंटेंशनल था। मतलब हमने उसको कोई जानबूझकर नहीं मारा है, गलती से ये हो गया। लेकिन हाँ, पुलिस ने नेग्लिजेंस जो है उसको एडमिट किया है। और इसकी की वजह से, मतलब देखिए, इतना बड़ा जब प्रोटेस्ट होता है किसी देश में, तो वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो गड़बड़ाने लगता है। स्टॉक मार्केट में 2% से ज़्यादा की गिरावट हुई, वहाँ की जो करेंसी है रुपया वो वीक हो गई शार्पली, तो उसकी सेंट्रल बैंक को यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ रहा है ताकि इसको स्टेबलाइज किया जा सके। खैर, लास्ट में क्वेश्चन ये है कि इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या है। देखो, अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका जो लेजिटिमेसी है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, और यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियन ड्रिफ्ट को लेकर। इकोनॉमिक इश्यूज तो बढ़ ही रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि अब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक हो गया है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो रुपया है वो वॉलेटाइल हो रहा है, वहाँ की करेंसी। सोशल इश्यूज भी आ रहे हैं, मतलब अभी अगर आप देखोगे, लोगों का जो भरोसा था पुलिस पर वो एकदम लो पर चल रहा है। यूथ मूवमेंट जो है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, अर्बन रूरल डिवाइड आपको देखने को मिलेगा। जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में जो इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बाकी के जो आसियान नेबर्स हैं, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, उनको थोड़ा सा चिंता हो रहा है कि ये पूरा प्रोटेस्ट उनके देश में भी ना फैल जाए, और इसी की वजह से यहाँ पर जो कैपिटल है वो वियतनाम और थाईलैंड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अब देखना होगा यूएस, चाइना और जापान का क्या रोल होता है, क्योंकि ये सभी देश इंडोनेशिया को अपना स्ट्रैटेजिक अलाई मानते हैं। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो प्रोटेस्ट है इंडोनेशिया में, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाउसिंग अलाउंस, जो मैंने आपको बताया। ये बेसिकली जो डीपर क्राइसिस है ना इंडोनेशिया के अंदर, कि जो एलिटिज्म और जो मासेज है उसके बीच में पुलिसिंग के द्वारा जो रवैया की जा रही है, इकोनॉमिक स्ट्रेस चल रहा है, वो सब आपको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इंडोनेशिया में हो क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से ये जितने सी के नाम लिखे हुए हैं, कौन सा इसमें सी ऐसा है जो इंडोनेशिया से एसोसिएटेड नहीं है?
ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमारे 3 नए बैचेस आज से ही शुरुआत हो रहे हैं। एंड ऑफ सीजन सेल यहाँ पर कल तक लाइव है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों स्टडी IQ की एंड ऑफ सीजन सेल अब लाइव है और इस सेल में आपको मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल यूपीएससी कोर्सेज। यह कोई बेसिक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट यूपीएससी जर्नी है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ एक्सपर्ट मेंटरशिप के अंडर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप फॉर एवरी स्टूडेंट, handwritten notes for smart and effective revision, PRP and MRP residential programs for prelims and mains preparation। इस बैच के अंदर आपको मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। लेकिन दोस्तों सेल सिर्फ 31 अगस्त तक ओपन है। यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। तो दोस्तों अगर आप सच में IAS बनना चाहते हैं तो यह मोमेंट मिस मत कीजिए। अभी स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव टू अनलॉक द लोएस्ट प्राइस, क्लिक कीजिए बाय नाउ एंड यू आर इन। और अभी भी दोस्तों कोई डाउट हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूं, इस पे कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। नंबर है 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। मैं हूं आपका फैकल्टी और मेंटर और मैं चाहता हूं कि आप इस सफर का हिस्सा बने। लेट्स क्रैक यूपीएससी टुगेदर।